सुप्रभात छात्राओं। आज के कक्षा 11 के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले ऊष्मगतिकीय प्रक्रम मतलब थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मगतिकी प्रक्रम तीन चीज़ों पर निर्भर करेंगे। वो है आपका पी, वी और टी, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ और टेम्परेचर, मतलब दाब, उसका आयतन तथा उसका ताप। तो ऊष्मगतिकी साम्यावस्था में गैस का दाब एवं ताप परिवेश के दाब एवं ताप के बराबर होगा। सिलेंडर से भरी गैस का दाब अचानक कम कर देने पर पिस्टन बाहर की ओर त्वरित होगा तथा प्रक्रम की अवधि में गैस उन अवस्थाओं से गुजरती है जो साम्यावस्था नहीं है। असाम्य अवस्थाओं का कोई सुनिश्चित दाब व ताप नहीं होगा। गैस व परिवेश के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान अत्यधिक तेजी से होता है तथा इस दौरान गैस साम्यावस्था से गुजरता है और कुछ समय पश्चात गैस संतुलित की अवस्था में पहुंच जाएगा। संतुलन अवस्था में गैस का ताप व दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर परिवेश के ताप व दाब के बराबर हो जाएगा। निर्वात के विरुद्ध यदि गैस को फैला दिया जाए तो यह साम्यावस्था में नहीं होता। पेट्रोल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित कर देने पर विस्फोटक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यह साम्यावस्था नहीं है। इसके दाब एवं ताप एक समान नहीं है। अंत में गैस का दाब एवं ताप समान हो जाता है तथा वह परिवेश के साथ तापीय एवं यांत्रिक साम्य में आ जाता है। किसी निकाय की असाम्यावस्था में वर्णन करना जटिल होगा, अतः हम एक आदर्श प्रक्रम की परिकल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक चर में निकाय साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है। यह प्रक्रम अत्यंत रूप से धीमा मतलब इनफाइनाइटली स्लो होगा, अतः इसमें स्थैतिज कल्प जो आपके लगभग निकाय साम्यावस्था में रहेगा। स्थैतिज जो आपके कल्प है मतलब आपके जो स्टेशनरी हैं वो प्रक्रम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, इसको हम स्थैतिक कल्प जो ऑलमोस्ट स्थिर है या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। यह निकाय अपने चरों पी, वी, टी मैंने पहले ही आपको समझाया था को इतनी धीमी गति से परिवर्तित करता है कि यह पूरी अवधि में अपने परिवेश से तापीय एवं यांत्रिक साम्यावस्था में रहता है। स्थैतिक कल्प प्रक्रम के प्रत्येक चरण में गैस के दाब एवं परिवेश के दाब में अंतर बहुत कम होता है। निकाय के ताप व परिवेश के ताप में अंतर भी बहुत ही कम होता है। जैसे किसी गैस को किसी अवस्था पी, टी मतलब हम इसमें आयतन को नहीं ले रहे हैं, पी और टी ले रहे हैं, तो पी और मतलब प्रेशर, टी मतलब टेम्परेचर से नया प्रेशर पी डैश और टी डैश तक लाने के लिए दाब में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं जब तक कि गैस व परिवेश के दाब बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार गैस तथा परिवेश के ऊष्मा भंडार मतलब रिजर्वायर के बीच उत्तरोत्तर अत्यंत सूक्ष्म तापांतर करते जाते हैं जब तक कि अंतिम ताप टी डैश ना हो जाए। उपयुक्त उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्थैतिज कल्प प्रक्रम एक काल्पनिक रचना है क्योंकि ये कंडीशन हम उन्हें प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। व्यवहारिक दृष्टि से वे प्रक्रम अत्यंत ही धीमे हैं जिनके पिस्टन में कोई त्वरित गति नहीं होती तथा जिनमें अधिक ताप प्रवणता नहीं होती, उन्हें आदर्श स्थैतिक कल्प माना जाता है। किसी चर को स्थिर रखने में विभिन्न प्रक्रम मतलब सिस्टम हम यूज़ करते हैं, प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस हम करते हैं? एक है समदाबी प्रक्रम जिसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें दाब स्थिर रहता है मतलब डेल्टा पी बराबर 0। आयतनिक प्रक्रम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें आयतन मतलब वॉल्यूम स्थिर रहता है मतलब डेल्टा वी इक्वल टू 0, चेंज नहीं होगा। फिर है समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस, इस पूरी अवधि में निकाय का तापक्रम नियत रहता है मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें निकाय व परिवेश मतलब सिस्टम और एनवायरनमेंट के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान न हो अर्थात निकाय की परिवेश में ऊष्मा रोध कर दिया जाता है, तो इसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। मतलब चेंज ऑफ हीट नहीं होगा, Q बराबर 0 होगा। ये कंडीशन हमें अपने मतलब जो थर्मस होता है उसमें मिलती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमारे पास उसके अनुप्रयोग अगर हम देखें तो उसमें हमको चक्रीय प्रक्रम मिलेगा।
वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, तो इसमें डेल्टा यू बराबर 0 है। तो अगर मैं प्रथम नियम में इसका मान रखूं तो डेल्टा क्यू जो है वो 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। फिर है समतापीय प्रक्रम मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। यह निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहे तो ऐसे प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ताप को नियत बनाए रखने के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है, अर्थात ताप समान बनाए रखने के लिए ऊष्मा निकाय के अंदर से बाहर तो जा सकती है तथा बाहर से निकाय के अंदर भी आ सकती है। इस नियम में अगर हम पहले नियम के अनुसार लिखें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू। चूँकि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है, अतः इस कंडीशन में डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू को उस तरफ ले जाऊँ तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। तो अर्थात आदर्श गैस के लिए समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा ली गई समस्त ऊष्मा गैस द्वारा कार्य में ही व्यय होती है। समआयनिक प्रक्रम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान आयतन नियत रहे तो ऐसे प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल्टा वी बराबर 0 होगा। हमने पढ़ा है जो वर्क डन कार्य होता है वो डेल्टा डब्ल्यू इजिकल टू पी डॉट डेल्टा वी होगा। अगर मैंने यहाँ पर डेल्टा वी को 0 रखा तो आपका कार्य 0 हो गया है। तो प्रथम नियम में अगर हम इसको लगाएं तो डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यही सूत्र है। डेल्टा डब्ल्यू को 0 करने पर डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू के। अर्थात समआयतनिक प्रक्रम निकाय को दी गई कुल ऊर्जा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मा न तो निकाय के अंदर से बाहर आ सके और ना ही बाहर से निकाय के भीतर आ सके, उस प्रक्रम को रुद्धोष्म मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब इसमें डेल्टा क्यू डायरेक्ट 0 होता है। तो डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। इसमें अगर हम डेल्टा क्यू को 0 रखेंगे तो डेल्टा यू इजिकल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि कार्य निकाय पर किया जाए तो डेल्टा डब्ल्यू ऋणात्मक होगा, तो इसे हम कहेंगे रुद्धोष्म संपीडन मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो डेल्टा यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अर्थात रुद्धोष्म संपीडन मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन में निकाय के आंतरिक ऊर्जा में किए गए कार्य के बराबर वृद्धि होगी, अर्थात निकाय के ताप में वृद्धि होगी। यदि कार्य निकाय द्वारा किए जाए तो कृत कार्य डेल्टा डब्ल्यू धनात्मक होगा तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि इस वक्त धनात्मक है, कृतिक कार्य कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है। अर्थात रुद्धोष्म प्रकार मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कृत कार्य डेल्टा डब्ल्यू के बराबर कमी होगी। अब है समदाबीय प्रक्रम मतलब आपका आइसोबारिक। यदि किसी प्रक्रम के दौरान दाब नियत रखें तो ऐसे प्रक्रम समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे भाप इंजन में बॉयलर के जल का गर्म होना, द्रव का वाष्प में बदलना, बर्फ का गलना या जल का जमना आदि समदाबीय प्रक्रम है। द्रव का वाष्प में बदलना जैसे हम देख सकते हैं, ये उदाहरण मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, तो इसको आप होमवर्क में खुद से समझ के करें। कोई अगर समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इसी तरह ऊष्मगतिका के प्रथम नियम से बर्फ़ के जमने की भी व्याख्या की जा सकती है। किस तरह से, ये मैं आपको बताती हूँ। माना कि m द्रव्यमान का जल जमकर बर्फ़ बनता है तो जल द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी, Q बराबर माइनस ml। चूँकि ऊष्मा जल द्वारा दी गई है अतः इसका मान ऋणात्मक लिया गया है। L जल के जमने की गुप्त ऊष्मा है। माना वायुमंडलीय दाब P है, द्रव्यमान m के जल का आयतन V1 और बर्फ़ का आयतन V2 है, तो जल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W इजिकल टू P डेल्टा V। तो यह कितना हो जाएगा, W इजिकल टू P V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V, P डेल्टा V। तो ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U इजिकल टू Q माइनस W, Q की जगह माइनस ml डालेंगे क्योंकि ये गुप्त ऊर्जा है, और माइनस W की जगह P डेल्टा V डालेंगे। ये इसका सूत्र है। तो जल के जमने पर आंतरिक ऊर्जा में आप देख रहे हैं कि कमी आ रही है। आंतरिक ऊर्जा में यह कमी जल द्वारा जमने में मुक्त ऊष्मा के रूप से भी अधिक है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हमें नोट करनी है वो क्या है, ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का अवश्य में ध्यान रखना पड़ता है कि डेल्टा क्यू, डेल्टा यू तथा डेल्टा
डब्ल्यू के मात्रक समान होने चाहिए। यदि निकाय को ऊष्मा दी जाए तो दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू धनात्मक होगा। यदि निकाय से ऊष्मा ली जाए तो ऊष्मा ऋणात्मक होगा। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। यदि कार्य निकाय द्वारा किया गया जाए अथवा निकाय में प्रसार हो तो कार्य धनात्मक होगा। यदि कार्य निकाय पर किया जाए अथवा निकाय में संपीड़न कंप्रेशन हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। निकाय की किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू नियत होगा तथा यह कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरा है बर्फ़ के गलने की गुप्त ऊष्मा। ये भी जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी करेंगे, जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्तर पे करें और कोई समस्या होने पर मुझसे पूछें। अब है विलग निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। इस प्रकार के निकाय में ना तो कोई कार्य होता है और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अतः इस प्रकार के प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो रही है तो ये शून्य होता है। अतः ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हम जीरो रखेंगे तो डेल्टा यू जीरो होगा, मतलब विलग निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। अब है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, यदि m द्रव्यमान के किसी वस्तु को q ऊष्मीय ऊर्जा देने पर उसके ताप में वृद्धि डेल्टा थीटा हो तो q जो है वो समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होगा m इंटू डेल्टा थीटा के। तो q हो जाएगा c m डेल्टा थीटा। c का एक नियंत्रक है, इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। m को 1 किलोग्राम और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस दे तो q और c बराबर हो जाएंगे। अतः किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री की वृद्धि करे। मतलब स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हुज मास इज 1 यूनिट थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी इकाई जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठोस तथा द्रवों के लिए विशिष्ट ऊष्मा की उपयुक्त परिभाषा पर्याप्त है, किंतु गैसों के लिए नहीं। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? डेल्टा क्यू अगर 0 रखेंगे ऊपर वाले सूत्र में तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? Q इजिकल टू एम सी डेल्टा थीटा, तो यहाँ से C इजिकल टू क्यू अपॉन एम सी डेल्टा थीटा, तो ये अपॉन Q को 0 रखेंगे क्योंकि ये रुद्धोष्म है, एडियाबैटिक है, तो ये 0 आएगा। अर्थात रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है और समतापीय परिवर्तन के लिए ऊष्मा देने पर भी गैस के ताप में परिवर्तन नहीं होता। तो इसके लिए अगर हम देखें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा, इसमें डेल्टा क्यू बराबर 0 होगा तो C इजिकल टू एम ओवर m इंटू डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा थीटा 0 है तो ये इनफाइनाइट होगा। मतलब समतापीय परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत मतलब इन्फिनिटी होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0, और आपकी समतापीय के लिए कितनी होती है? अनंत। ये दो पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो टॉपिक हमें करनी है वो है ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम से मेयर के सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R का निगमन करना। मतलब डेरिवेशन ऑफ मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलेंगे कि माना कि किसी गैस के एक मोल को डेल्टा थीटा ऊष्मीय ऊर्जा देने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू तथा गैस द्वारा कृत कार्य डेल्टा डब्ल्यू है। तो ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम से हम देख सकते हैं डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी होता है, इसमें वैल्यू डालेंगे। अब डेल्टा क्यू ऊष्मा का शोषण स्थिर आयतन पर होता है तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। इसमें आप जैसे डेल्टा वी को 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा, तो डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। अब समीकरण अगर हम चौथे में देखें तो स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी? Cp होती है डेल्टा Cv डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये सूत्र मेरा निकल आया। अब हम कंडीशन क्या लेंगे कि अब हम दाब को स्थिर करेंगे। तो डेल्टा क्यू स्थिर दाब पर अवशोषित होने पर हम समीकरण 2 पे अगर हम जाएं तो इसमें हमने इसको क्या किया है? इसको हमने इसको dt से Cp निकालने के लिए इस पूरे इक्वेशन को dt से भाग दे दिया है। तो dt बराबर dq ओवर dt, प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पर हमने प्रेशर P को लिखा है, इजिकल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस P डेल्टा V ओवर डेल्टा टी।
अब 1 मोल गैस के लिए PV = RT का सूत्र होता है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज क्या होगा, मतलब चेंज देखेंगे तो P डेल्टा V = R × डेल्टा T। मतलब अगर इस कंडीशन में मैं इस T को नीचे लेके चली जाऊँ तो इसके नीचे ले जाने पर P डेल्टा V / डेल्टा T बराबर R का मान आ जाएगा। अब यही मान अगर मैं समीकरण 6 पे डालूँ तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मैं आपको शो कर रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमको R का मान यहाँ से मिला है। ये वाला मान जो है हम कहाँ रख सकते हैं, ये वाला मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह कौन आ जाएगा, इस पूरे की जगह जो है आपका R आ जाएगा। तो CP = du/dt P + R हो गया है। अब CP = du/dt P पर इसी को हम CV कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो देखिए इसको ध्यान से, ये क्या है आपका, ये आपका प्रेशर पर है और ये नॉर्मल जो है आपका वॉल्यूम पर है। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें एक, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं CV, और एक ये R यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, CP = CV + R। तो CP - CV = R, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड इनफ है क्योंकि एग्जाम में कहीं पर भी डिफाइन नहीं होता, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र कोटि की, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी कण की स्वतंत्र गतियों की संख्या अथवा कण की ऊर्जा विनिमय की स्वतंत्र विधियों की संख्या को उस कण का स्वतंत्र कोटि कहते हैं। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितने आप जो है कितने इसके इंडिपेंडेंट मोशन करने के कंडीशंस कितनी हैं, उसको हम स्वतंत्र कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एक परमाणु गैस जैसे आपका हीलियम, नियॉन, जेनॉन हो गया, एक परमाणु के लिए 3 स्वतंत्र कोटि, क्योंकि वो X पे भी कर सकता है, Y पे भी और Z पे भी। द्विपरमाणुक गैस की स्वतंत्र कोटि अगर देखें तो द्विपरमाणुक गैस में 3 स्थानांतरण तथा 2 घूर्ण गतियां हो सकती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 5, क्योंकि एक इधर कर सकता है, इधर इधर 3, तो ये हो गई। फिर इसके अलॉन्ग भी मूव कर सकता है और इसके अलॉन्ग भी वो मूव कर सकता है क्योंकि वो 2 का है। तो इसमें कुल कितनी हो गई, 3 और 2 5। और बहु के लिए अगर हम देखें तो हर एक कंडीशन पे वो आपका घूम सकता है, घूर्ण गति भी दे सकता है, और 3 स्थान इसके हैं। तो 3 स्थानीय तथा 3 घूर्ण गति के कारण इसके 6 स्वतंत्र कोटि हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका गैस का ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा CP तथा CV की निष्पत्ति। 1 मोल आदर्श गैस की T ताप पर आंतरिक ऊर्जा अगर हम निकालें तो हमें पता है U, ये फॉर्मूला है, = ½ FRT। तो अगर मैं du/dt करूँगी तो ये T से T कट जाएगा, तो ½ R, या इसको इंटीग्रेट किया, इसको हमने du पर डिफ्रेंशिएशन किया है T के साथ, तो ये हो जाएगा ½ FR और ये dt/dt हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब T का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, T का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n का अगर हम करना चाहें इन डिफ्रेंशिएशन तो होता है n x⁴n-1, मतलब 1 आगे आ जाएगा और 1 - 1 0, और किसी की भी घात अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। अब 1 मोल गैस को स्थिर आयतन पर गर्म करके उसके ताप में डेल्टा T वृद्धि करने के लिए ऊष्मा कैसे हम लेंगे, हमें पता है dq = CV × डेल्टा T। तो du का फॉर्मूला हम फिर से प्रथम नियम से ले रहे हैं, वो होगा dq - डेल्टा W। अगर डेल्टा W आयतन स्थिर है तो डेल्टा W कार्य 0, क्योंकि ये P डेल्टा V के बराबर होता है, और डेल्टा V में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये आयतन स्थिर की बात कर रहा है। तो du होगा dq = CV डेल्टा T। अब यहाँ से अगर मैं du/dt निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, du/dt, इसको नीचे लेके चले जाएं तो ये CV के बराबर आ गया है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो du/dt ½ FR के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि CV भी ½ FR के बराबर है। CP - CV हमें पता है R होता है, तो CP = CV + R। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, R को कॉमन ले लीजिए, तो CP कितना आएगा, F/2 + 1 R। अब मैं इन दोनों समीकरण को, एक से मैंने CP निकाला है, एक मैंने CV निकाला है, इसको अगर मैं बटे में ले लूँ तो CP/CV जो है ये आया, यहाँ से आपको R से R कटा तो ये मुझे फॉर्मूला मिला। अब इसमें से मैं F/2 अगर कॉमन ले लूँ तो 1 + 2/F हो जाएगा। आप इसको अंदर लेके देखिए, आपको सेम फंक्शन मिलेगा।
तो अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ तो F/2 कट जाएगा और मुझे 1 + 2F मिलेगा। तो गामा जो डिफाइन करता है CP/CV को, इसका मान होता है 1 + 2/F, जहाँ F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाकर जो है अलग अलग गैसेस के लिए निकाल सकते हैं। जैसे एक परमाणुीय गैस में 3 स्वतंत्र कोटियाँ होती है, अर्थात CV जो है वो हाफ 3 × R हो जाएगा और CP हो जाएगा CV + R होता है। तो ये CV + R, CV का मान है 3R/R प्लस 3R/2 प्लस R, तो ये हो जाएगा 3R + 2R/2, 2 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5R/2। गामा निकालेंगे CP/CV, अगर हम इसमें सूत्र में डालेंगे तो R से R कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5/3 मतलब 1.66 आएगा। इसी तरह द्विपरमाणुक गैस के लिए CP तथा CV अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है इसी फॉर्मूले से CV का वैल्यू 5R/2 है, CP होता है CV + R, 5R/2 + R करेंगे तो 7R/2 आएगा। गामा निकालेंगे CP/CV 7R/2 बटे 5R/2, 2 से 2 कटा, R से R कटा, 7/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 आएगा। इसी तरह हम बहुपरमाणुक गैस के लिए भी CP और CV का मान निकाल सकते हैं अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, और साथ ही साथ गामा का मान भी निकल सकता है जो 1.33 आ रहा है। तो बच्चों, इसी के साथ ये ऊष्मगतिकी का पाठ आपका संपन्न होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।